अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये इक्विलिब्रियम की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम इन फिज़िकल प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्योंकि ये चैप्टर स्पेसिफिकली केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, तो इक्विलिब्रियम जब भी कहा जाए तो ये मान के चलें कि केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन्हीं को हम लोग मेंशन करेंगे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहली जो केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ के रिएक्शंस में अचीव किया जा सकता है, ठीक है। चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो, बोथ साइड से अचीव हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं A+B, ठीक है, और बैकवर्ड फॉरवर्ड का साइन लगा के C+D, मतलब इस तरफ से अगर इधर को रिएक्शन जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। अगर बैकवर्ड हो या फिर इधर से इधर जा रहा हो तो फॉरवर्ड। चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, हम दोनों कंडीशंस में इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ डायनेमिक, ओके। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन को या रिलेटिव कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को उसको अफेक्ट नहीं करती है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट रिलेटिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होती किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है, एट गिवन टेम्परेचर। तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि जो सारी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कांस्टेंट हो जाती हैं, बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे सब के सब क्या होती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा विल बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो है कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में अचीव होता है। इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव इन क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया है। तो आई बटन पर उसकी लिंक है, तो आप वहाँ जाके सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो है मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, बस एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। ओनली एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल होता है इसमें, तो ऐसे में हम लोग इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवी कैरेक्टरिस्टिक की, तो अगर हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, इन्हांस कर देता है फॉरवर्ड रिएक्शन को या फॉरवर्ड रेट को, और साथ ही साथ बैकवर्ड रेट को। मतलब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इन्हांस हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम अचीव फास्टली, ठीक है। मतलब कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है, रिएक्शन को प्रमोट करता है जिससे रिएक्शन जल्दी हो, और जब रिएक्शन जल्दी होगा तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम भी उतनी ही जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है। दूसरी बात, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो रिलेटिव कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं करती इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। साथ ही साथ जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा इक्विलिब्रियम जो है सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीव किया जा सकता है, जहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हो मगर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो, ठीक है। मैटर डज नॉट एक्सचेंज। और अगर कैटलिस्ट प्रेजेंस में है तो इक्विलिब्रियम जो है क्या होगा, जल्दी अचीव हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जब जल्दी होने लगेंगे, प्रमोट हो जाएंगे, तो हमको जल्दी से इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमारी जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा
केमिकल इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, केमिकल इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो कुछ इनके भी एग्जांपल्स हम लोग देख के समझेंगे कि क्या किस किस चीज़ में हम लोग इक्विलिब्रियम को ला सकते हैं फिजिकल प्रोसेस में, किस किस। इसमें सबसे पहला जो है हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमको एक कंटेनर चाहिए जिसको हम लोग थर्मोस बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है जिसमें अंदर पैडिंग की होती है। अगर कोई अंदर गर्म चीज़ रख दी जाए तो गर्म रहती है, ठंडी हो जाए तो ठंडी रहती है। इसको हम लोग थर्मोस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम लोग बर्फ़ को रख देते हैं, ठीक है। और थोड़ा बर्फ़ भी है तो इसमें थोड़ा वाटर भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस होती है ऐसे सिस्टम में, मेल्टिंग ऑफ आइस वो जो है, और फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी पानी का जमना 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि जिस रेट से मेल्टिंग हो रही होगी, यानी कि रेट ऑफ मेल्टिंग जो होगा वो बराबर होगा किसके, रेट ऑफ फ्रीजिंग के। तो ऐसे केस में हमको सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम मिल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको रिएक्शन वाइज लिखें तो जो वाटर है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा किसके, लिक्विड फॉर्म में। बेसिकली पहले आइस मेल्ट हुई, वाटर बना, फिर क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो वाटर फ्रीज़ होगा, फिर मेल्ट होगा, फिर फ्रीज़ होगा, और एक टाइम आएगा कि दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों का रेट इक्वल हो गया तो हमको सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम मिल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास आता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम मतलब वही कि हमारे पास लिक्विड हो और वेपर मतलब गैस हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जनरली जो है हमको, हम एग्जांपल लें अगर, तो हमारे पास वाटर और वाटर वेपर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब थोड़ी गर्मी होती है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम किसी कंटेनर में वाटर को रख दें, ठीक है, किसी कंटेनर में क्या करें, वाटर को रख दें, और इससे जो है हमारे पास वेपर प्रेशर नापने के लिए एपरेटस जुड़ा हुआ हो और इसके अंदर जो है मरकरी फिल की हुई हो, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि जब वाटर टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ज़्यादा हुआ तो वाटर इवापोरेट होगा, वाटर इवापोरेट होगा तो इसके वेपर्स इसमें आएंगे जिससे यहाँ पर मरकरी का राइज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नोटिस किया जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो मरकरी की जो राइजिंग है वो रुक जाती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो वाटर वेपर है वो इसकी राइज को रोक देता है, यानी कि अब ये जो सिस्टम है ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। मतलब हुआ क्या यहाँ पे ये हुआ कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन था, ठीक है, जो वाटर इवापोरेट हो रहा था वो किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब कि जो पानी भाप बन के या वेपर फॉर्म में उड़ रहा था वो कूलिंग डाउन होके वाटर में कन्वर्ट होने लगा। तो पहले इवापोरेट हुआ, फिर कंडेंस हुआ, फिर इवापोरेट हुआ, फिर कंडेंस हुआ। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद दोनों का रेट जब इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। तो अगर हम इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि H2O लिक्विड फॉर्म से, ठीक है, H2O जो है किस में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में। तो ये हो जाता है हमारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो सब्लिमेट हो रही हो, जैसे कि हमारे पास आयोडीन वगैरह या कैम्फर वगैरह, तो इसमें हमको मिल जाता है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम ऐसी चीज़ में अचीव होता है जो आसानी से सब्लिमेट हो जाए। तो इसमें होता क्या है कि जैसे I2 है तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो जाती है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ सब्लिमेशन जो है, रेट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल हो गया रेट ऑफ डिपोजिशन के, ठीक है ना। डिपोजिशन बोल दिया जाता है गैस से कन्वर्ट होना वापस से सॉलिड में, या कहीं कहीं किताबों में इसको भी सब्लिमेशन ही बोला जाता है। तो दोनों चीज़ें इक्वल हुए, ठीक है। मतलब दोनों का रेट जिस उस पर रेट से आयोडीन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी उसी फॉर्म से वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में जब दोनों रेट इक्वल हो गया तो हमको इक्विलिब्रियम मिल गया। इसी तरह से एक और अच्छा एग्जांपल इसका होता है कैम्फर का। कैम्फर भी जो है सॉलिड फॉर्म से कैम्फर गैसियस फॉर्म में जाती है सब्लिमेट होके, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं जब रेट ऑफ सब्लिमेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ डिपोजिशन का, ठीक है।
इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी मिलते हैं एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास आ गया एक सॉलिड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अचीव होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में जो रेट होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, यानी जो घुलने का रेट होता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने का जो रेट होता है, वो इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। ठीक है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के, मतलब जिस तरह से डिज़ोल्व हो रही है उसी से प्रेसिपिटेट आउट, डिज़ोल्व हो रही है प्रेसिपिटेट आउट हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में एक ऐसा सीन आएगा जहाँ पर, जैसे हम शुगर का एग्जांपल ले लें, तो शुगर जो है सॉलिड फॉर्म में है, वो शुगर के एक्वस फॉर्म से इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जहाँ पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको मिल जाता है सॉलिड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन। इसी तरह से, इसी से मिलता जुलता एक और होता है हमारे पास, जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं गैस सॉल्यूशन डिसोल्यूशन। सेम प्रोसेस होती है, ठीक है ना, बस खाली इस बार हम गैस का कंसिडर करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक इसका CO2 की बात कर लेते हैं। तो CO2 गैसियस फॉर्म में, फॉरवर्ड बैकवर्ड, CO2 एक्वस फॉर्म में। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल आती हैं, ठीक है, उनमें कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसके अंदर कार्बन डिज़ोल्व होती है। तो सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पर भी CO2 रहे और इसके अंदर वाटर के अंदर भी है। ठीक है, तो यहाँ से CO2 बाहर आती है, हाई प्रेशर की वजह से अंदर जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो रेट है दोनों केस में, रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो गया। ठीक, मतलब सॉल्यूशन से निकल के गैसियस फॉर्म में जाना, फिर गैसियस से वापस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होना। ठीक है, तो इसमें दोनों में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि यहाँ से लिक्विड में से निकल के ऊपर गैस में जाना और गैस से फिर वापस लिक्विड में डिज़ोल्व होना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं गैस सॉल्यूशन डिसोल्यूशन। और इसको कैलकुलेट किया जाता है एक लॉ से जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ, जो कि क्लास 12th में आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, जो कि चैप्टर 1 ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा गैस सॉल्यूशन डिसोल्यूशन। तो ये था हमारा लास्ट इक्विलिब्रियम। टोटल 5 फिजिकल प्रोसेस आपकी किताब में मेंशन किए हुए हैं, इसी हिसाब से हमने इसको स्टडी किया। तो अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने रिव्यूज़ को, ताकि आगे और भी इम्प्रूवमेंट की जा सके। थैंक यू।